मैंने कहा बुरा मत मानिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कम्युनिज्म के वसूल थे, सिद्धांत थे, उनका आपने अपहरण कर दिया। यहाँ के अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव हुआ और उनको यहाँ की गणना में गिना ही नहीं गया। उसी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आपकी श्रीमती जी विधायक होती हैं, उसी पार्टी के टिकट से आपके साले साहब भी विधायक होते हैं, यानी इन लोगों को टिकट मिल रहा है, ये वंशवाद नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सबके घर में बिजली, हमारे हिंदुस्तान में सब व्यक्ति को रोजगार। दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष हमेशा मोदी जी की बातों को सपोर्ट करने के बजाय केवल हमला करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व हैं। एक लंबी राजनीतिक यात्रा उन्होंने की और ऐसी यात्रा जो शायद विलक्षण यात्रा कही जा सकती है। बहुत ही सिद्धांतों वाली पार्टी कहलाती है भाजपा, लेकिन आपको मालूम है इस लखनऊ में धरातल पर राजनीति करने वाले जो लोग थे उनमें से एक नया नाम उभर कर आया था, कौशल किशोर जी। कौशल किशोर जी की यात्रा बिल्कुल अलहदा है, उनका मिजाज अलहदा है और आज अगर उनको हम देखते हैं केंद्र की राजनीति में, जब वो केंद्र सरकार में एक मंत्री हैं, वहां भी उनका एक अलहदा व्यक्तित्व सामने नजर आता है। आज दैनिक भास्कर अखबार के और दैनिक भास्कर UP.com के इस दफ्तर में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनिंदा सवाल हैं लेकिन कुछ तीखे सवाल भी हो सकते हैं, हालांकि तीखी राजनीति के वो परिचायक रहे हैं, एक प्रतीक रहे हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही सहज भाव से आप इन बातों का जवाब देंगे। कल एक आपने बहुत बड़ा काम किया, वो भी एक आपके अलहदा व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, और वो ये था हजारों बहनों से आपने राखी बंधवाई, लेकिन वो बहनें सामान्य बहनें नहीं थीं। आपने उनको यह आश्वासन दिया कि हम आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाएंगे। मुझे आश्चर्य इस बात को भी लेकर होता है कौशल जी कि जहां आप दलित राजनीति में मुखरता से बात कहने वाले एक नेता के रूप में सामने आए, वहां पर एक जनजाति की बात आप कर रहे हैं, और वो भी लखनऊ में जहां जनजातियां शायद नहीं हैं। देखिए, ये 2011 में जनगणना हुई या उसके पहले जो जनगणना हुई, यहाँ के अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव हुआ और उनको यहाँ की गणना में गिना ही नहीं गया। उससे ये साबित होता है कि उस समय की जो जनगणना हुई, वो जनगणना जो है घर बैठ के हुई और ग्राउंड पे जा कर के, डोर टू डोर जा कर के लोगों की गणना नहीं की गई। मैं आपको गाँव गिनाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ बेगरिया, उसके बगल में माधोपुर, उसके बगल में फरीदीपुर। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा, उस समय से मैं देता कि 1/3 पार्ट जो है उस गांव का नट बिरादरी का है, वहाँ बसते हैं, बाकायदा रहते हैं घरेलू तरीके से। आज भी उनके घर बने हुए, पक्के घर बन गए, लेकिन वो जनजाति में आते हैं। मलियाबाद में चले जाइए तो अमानीगंज स्टेशन के पास पूरा एक घर बसा हुआ है, एक कलवा खेड़ा पड़ता है वहाँ पर लगभग 1/3 लोग बाकायदा घर बने हुए लोग रह रहे हैं, पुश्तैनी रह रहे हैं। नजर नगर गाँव पड़ता है, उस पर रह रहे हैं। मोहनलालगंज में चले जाइए, सौरी नगर में चले जाइए, BKT में चले जाइए, ये तमाम जगह पे, कल्ली पश्चिम में, गांधी का ग्राम में मैं गया हूँ, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते चले आ रहे हैं, उनके घर बने हुए हैं। मगर जनगणना करने वालों ने ये लिख दिया कि अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति लखनऊ में नहीं पाया जाता। तो ये जो अभियान, अब उसका नुकसान क्या हो रहा है, उनका जाति सर्टिफिकेट नहीं बनता। लेकिन फिर किस जाति में दर्शाए गए थे वो लोग? वो दर्शाए ही नहीं गए, उनकी गिनती ही नहीं हुई। जनगणना में उनकी गिनती नहीं हुई। जनगणना में उनकी गिनती नहीं हुई। अगर उनकी गिनती होती तो जनजाति में उनको लिखा जाता। इसलिए इस अभियान को मैंने शुरू किया कि उनको इसका फ़ायदा जनजाति का नहीं मिल रहा, हमारी सरकार दे रही है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनकी यहाँ गिनती नहीं है जनगणना में, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए मैंने बैठकें शुरू की उनके बीच में, और बैठक शुरू करके उनमें से लोगों को निकाला कि आप अपनी गिनती कराओ। और इसके लिए जो है मैंने 3, 4, 5 बैठकें करने के साथ साथ, फिर राखी का त्यौहार था जी। मैंने कहा कि उनको आवास नहीं मिल पा रहे हैं, शौचालय नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए की गिनती नहीं।
तो बहुत सी चीज़ें जो उनको नहीं मिल पा रही वो मिलनी चाहिए थी। चूँकि मैं केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हूँ और मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये काम करूँ। और इसके लिए मैंने जो है फिर राखी के त्यौहार पे एक दिन पहले मैंने, जब मीटिंग उसके पहले हुई, मैंने कहा मैं भाई हूँ आपका, सगी बहनें हो मेरी आप। तो उसमें से किसी ने बोला भी कि भाई हैं तो राखी बंधवाओगे? हमने कहा बिल्कुल बंधवाएंगे। तो एक त्यौहार की तरीके से राखी का त्यौहार, 1000 से ज़्यादा गिनती जो हुई थी, करीब 1167 गिन पाए होंगे, बाकी नहीं गिने होंगे, बहनें आईं। और मुझे तो ताजुब है कि मैं योगा करता हूँ तो 5 मिनट ऐसे हाथ फैलाने पे ये पेन करने लगता है। पूरे 2 घंटे मैं ऐसे बैठा रहा, मुझे जरा सा भी पेन नहीं हुआ। ये सवाल हमारे कल संपादकीय विभाग के लोगों ने कहा भी कि कौशल किशोर जी ने कितने लंबे समय तक ऐसे रखा होगा, और आश्चर्य है। और वही फोटो फिर हम लोगों ने अपने समाचार पत्र में लगाई भी। जी जी, है ना। तो वो सब, और बड़ा अच्छा ये हुआ कि एक सब अपनी अपनी गाना गा रही थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरे डेरा को पक्का आवास बनाना, मेरी झोपड़पट्टी को आवास दिलाना, इस तरह का गाना गा रही थी। वो सब गाना गा रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि योगी जी ने वनटांगिया को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया था, और मुझे लग रहा है कि आपने भी ऐसा प्रयास। लगभग कितनी संख्या है ऐसे लोगों की, या जो जनसंख्या या जनगणना से वंचित? मैं समझ रहा हूँ लखनऊ में 50,000 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। मतलब एक नई पहल होगी कि लखनऊ की पहचान में 50,000 जनजाति जुड़ जाएगी। जनजाति जुड़ जाएगी, जिनकी गिनती जो है थी नहीं, पिछले रिकॉर्ड में की नहीं, मतलब थी नहीं। जनजाति के हिसाब से शून्य थे। तो 1-2 दिन की बच्ची उसकी माँ गोद में लेके आई, 2 दिन की बच्ची राखी बांधने। आप सोचिए उसका भाव समझिए क्या होगा। मैंने गोद में लिया उसका, और मैंने उस बच्ची के हाथ में राखी बांधी। वो मुझे राखी बांधी, मैंने उसको बांधा, और उसका नामकरण रक्षा देवी के नाम पे कर दिया। क्या बात है, रक्षा देवी के नाम पर कर दिया। हाँ, उसका नाम। एक बड़ी घटना घटी थी अभी हाल ही में, जब राज्य सरकार के एक मंत्री जो दलित समाज से हैं, दिनेश खटीक जी मेरठ से हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था कि इस सरकार में अधिकारी दलितों की नहीं सुनते, मैं दलित मंत्री हूँ और मेरी सुनवाई नहीं होती। तो ये उन्होंने आरोप लगाया था और इस आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। आप स्वयं इस समाज से हैं, आपको क्या लगता है? पहली बात तो किसी को व्यक्ति अपने आप को इंसान समझना चाहिए। हम ये क्यों कहें कि हम दलित मंत्री हैं या हम फला वर्ग के मंत्री हैं। जब हम मंत्री बनते हैं तो सरकार के, सभी लोगों के। और अधिकारी ये कहना कि इसलिए हमारी बात नहीं सुनते, मेरी तो सब बात सुनते हैं। नहीं सुनते हैं तो फिर मैं उनसे कारण पूछता हूँ। एक बार बात करूँगा, 2 बार बात करूँगा, तीसरे बार पूछ लेता हूँ, कारण बता दो क्या है, क्यों लेट हो रहा है, क्या कारण है, आप बताओ। नहीं तो मंत्री को ये पावर है, ये प्रोटोकॉल है कि वो किसी भी अधिकारी को बुलाएंगे तो उस अधिकारी को वहाँ प्रोटोकॉल के तहत हाजिर होना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। यही तो वो कहते थे कि मेरा फ़ोन काट देते हैं हमारे प्रमुख सचिव, पूरी बात नहीं सुनते, ट्रांसफ़र की सूची कैसे कब बन गई वो भी हमको नहीं बताया गया, हमारे बहुत सारे सिफारिशें नहीं मानी गई। तो ये अपने को उपेक्षित मान लेना और उनकी पीड़ा सार्वजनिक हो जाना, मतलब ये अजीब सी बात। मैं समझ रहा हूँ कि ये कहने के बजाय उनको जो है खुद लिखित में बुला लेना चाहिए था, और लिखित में उनको बुला लेना चाहिए था कि फला समय इतने बजे आइए, एक बैठक का आपके साथ मुझे करनी है, लिख करके भेजते। तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप इस समाज से भले ही हो लेकिन इस वजह से आपको कभी उपेक्षित किया हो सरकारी? तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मंत्री की पावर का पता रहता है, मैं उसका यूज करता हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट में भी 8 महीने मिनिस्टर रहा, राज्य मंत्री रहा, और प्रमुख सचिव को बुलाए तो वो आए, बड़े किसी भी अधिकारी को मैंने बुलाए तो फ़ोन करके मैंने मैसेज कराया कि बोलिए बुला रहे हैं, मैंने कहा भी नहीं, वो आए, उनके साथ बैठ करके वार्ता की, उनकी जिम्मेदारी है। और नहीं तो प्रिविलेज में आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कैसे कर सकता अधिकारी कि मंत्री की बात ना सुने। लेकिन
ये बोल करके अच्छी बात नहीं थी। एक बड़ी बात लगती है आपके व्यक्तित्व को देखते हुए कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा थी, जो संघर्ष आपने किया, और जब अपने व्यक्तित्व को आप निर्माण कर रहे थे राजनीतिक रूप से, तो आप कम्युनिस्ट पार्टी में थे। कम्युनिस्ट पार्टी के एक संघर्षशील नेता के रूप में माने जाते थे। हालांकि सिद्धांतों में आप बड़े कड़े रहे, क्योंकि वहाँ इर्द गिर्द आपने किसी को बख्शा नहीं, और एक समय आया कि कम्युनिस्ट पार्टी से हटकर एक नए कंसेप्ट के साथ आपने एक नई पार्टी का निर्माण किया, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिज्म में राष्ट्रवाद का कहीं उल्लेख नहीं होता, कहीं इस प्रकार का कोई कल्पना नहीं होती, लेकिन आपने राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। आज आप कम्युनिज्म के बिल्कुल विपरीत खड़ी एक पार्टी के एक बड़े नेता हैं। कि इस यात्रा को आप देखते कैसे हैं? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। असलियत में जब मैं पार्टी में आया तब ना सीपीआई में, तब नारा लगता था, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जो ज़मीन को जोते वो ज़मीन का मालिक होवे, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। हमने देखा उसमें नेता जो है नारा तो लगाते थे जनता, मगर उसके अनुरूप काम नहीं करते थे। आप धन और धरती कब बटेगी, भूखी जनता कब नहीं चुप रहेगी, लोगों के अधिकार कब रहेंगे मिलेंगे, जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आएगी, उसके हाथ में पावर होगी तभी तो उनको अधिकार देंगे। पावर की लड़ाई कभी वो लड़ते नहीं थे। मालूम हुआ एमएलए का चुनाव हुआ 4, 5, 10, 12 सीटें, एमपी का चुनाव हुआ 20, 25 सीटें। तो आप ना केंद्र में सत्ता में जाना चाहते हो, ना उत्तर प्रदेश सत्ता में जाना चाहते हो, फिर 5 साल पूरे चुनाववादी रहोगे, वो क्रांतिकारी रहोगे, और जब चुनाव आ जाएगा तो चुनाववादी हो जाओगे, किससे समझौता करोगे, वो भी 2, 4, 5, 10 सीटों पर। तो आप जो नारा दे रहे थे उसको पूरा कहाँ कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई कहाँ कर रहे हैं? आप फिर नारा लगा रहे हैं दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के किसानों एक हो। कम्युनिज्म ये बोलता है। मैं ये कह रहा था कि आप पहले हिंदुस्तान के मजदूरों को तो एकजुट करो। 2 कम्युनिस्ट देश कि अगर अस्मिता पर सवाल आ जाएगा और एक दूसरे के ऊपर लड़ जाएंगे, तो वो अपने देश के लिए लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के लिए लड़ेंगे, कि कम्युनिज्म के लिए लड़ेंगे, कि दुनिया के मजदूरों एक हो इसलिए हम लड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं था, और इसलिए मैंने राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई कि पहले हिंदुस्तान के मजदूरों को एकजुट की बात नारा दो, हिंदुस्तान के मजदूरों एक हो, हिंदुस्तान के किसानों एक हो, इसका नारा दीजिए। और उस नारे के पहले जो जहाँ रहता है उस गांव के नारे लगाए। मगर मैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता हूँ, तो लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ के मजदूरों एक हो, कानपुर के लोग नारे लगाए कानपुर के मजदूरों एक हो, किसानों एक हो। कि सब हवाई बातें हो रही, हवाई बातें हो रही थी, सरकार खुद नहीं बनाना। हाँ, और इसलिए मैंने 3 दिन पार्टी ऑफिस को घेर करके रखा सीपीआई के, और मैं यही सवाल के जवाब पूछता था। नहीं, जब उन लोगों ने किया, उन्होंने मुझे निकाला, मैंने उन्हें निकाला, और फिर मैंने एक राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। क्योंकि देश से लगाव, लोगों के अपने वतन से लगाव रहता है, अपने परिवार से लगाव रहता है, घर से लगाव रहता है। इसलिए उन लोगों को जब उनके नहीं समझ में आया तो मैंने इसको बनाया, और उसके मैं फिर इंडिपेंडेंट एमएलए का चुनाव भी जीता, सरकार में गया, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में मैं शामिल भी हुआ। लेकिन 8 ही महीने रहा मैं, सरकार तो 3.5 साल चली, मेरी पटरी नहीं खाई मुद्दों को लेकर के, मैंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके पहले जब आपने अपनी राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, तो मुझे ध्यान आता है कि आपने अपनी पूर्ववर्ती पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई में किसी एक नेता पर एक बड़ा आरोप लगाया था, और वो ये आरोप था कि शायद वो विदेशी एजेंट हैं और यहाँ पर साजिशन इस पार्टी में बैठे हुए हैं। आज इतना लंबा समय बीत गया, आज आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, आपको लगता नहीं कि अगर विदेशी एजेंट कोई पार्टी चला रहे हैं तो उनकी जांच वाच हो जानी चाहिए? नहीं, विदेशी एजेंट नहीं बोला था मैंने। जो एलआईयू वगैरह के लोग होते हैं, जो मालूम हुआ कि वो अपना कोड नंबर वगैरह कुछ लोग रखते हैं, और पार्टी में कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, जिससे वो पूरी प्लानिंग वहाँ पर लीकेज करते हैं। उसमें 1-2 लोग शामिल थे कि मालूम हुआ कि हमारा धरना कब है, प्रदर्शन कब है, तो एलआईयू को बगैर बताए उनको कैसे मालूम हो गया। और जो बात मुझे कहीं से पता चली थी, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन थी वो सच। मतलब पार्टी में बड़े नेता थे, लेकिन वो अपनी ही चीज़ों को लीक किया करते। एक बात मुझे याद आती है कि आप जब राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर चुके थे, उसके बाद आपने एक बयान दिया था, हालांकि उसका साक्षी मैं इसलिए कि मैंने आपके साक्षात्कार में इस बात का उल्लेख किया था। आप उस समय ये कहा करते थे
कि इंसानियत को समझना है तो इस्लाम को समझो, अगर बराबरी देखनी है तो इस्लाम में सबसे अच्छी बराबरी का दर्जा दिया जाता है इंसान को। तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल आप इस्लाम के प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो स्टैंड अभी भी है आपका? नहीं, मैं देखिए माननीय अशोक सिंघल जी थे और उनके साथ एक मीटिंग में मैं गया तो उन्होंने कहा कि हम इंसानियत वाला इस्लाम चाहते हैं, हम जो है दहशतगर्दी वाला इस्लाम नहीं चाहते। अगर इस्लाम के बारे में आप सोचें तो जो इस्लाम के वास्तव में वसूल हैं, क्या उन वसूलों को व्यक्ति मान रहा है? लेकिन आपने खारिज नहीं किया था उसमें मुसलमानों को कि मुसलमानों इस तरह के, हाँ, मैं मानना चाहिए। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि मुसल्लम है जिसका ईमान वो है मुसलमान। घर में पैदा हुआ बच्चा, उसका नाम हम मुसलमान रख दें तो वो मुसलमान नहीं हो जाएगा, मगर प्रैक्टिकल में यही हो रहा है। उसके लिए ईमान की ज़रूरत है। उसके लिए जैसे बच्चा है तो है ये कि बच्चा को पैदा हुआ तो उसको माँ अगर दूध पिलाएगी तो उसकी भी उजरत अदा करना चाहिए उसके बाप को। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? महर बांधी जाती शादी के पहले, महर अदा करने के बाद ही आप पत्नी को उंगली टच कर सकते हो, लेकिन 99% लोग उसको पहले माफ़ करा लेते हैं, खुद ही नहीं मान रहे। तो था कि जो चीज़ें हैं जब नहीं मानोगे तो निश्चित तरीके से वो बिगड़ती चली जाएंगी। और इसलिए जो है आज के तारीख में अगर आप देख लें तो काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है उस पर, काफ़ी बदलाव। और यही कारण है कि किताब नहीं बदली मगर फिरके तो 72 बदल गए। क्यों बदल गए? इसलिए कि लोगों ने अलग अलग एनालिसिस करने का काम किया। ईमानदारी कहीं भी होगी तो निश्चित तरीके से सही रहेगी, और ईमानदारी रहनी चाहिए, ईमान रहना चाहिए। ईमान से अगर काम करेंगे तब तो है ना, आप देखें ना कि उसमें है ये कि खाना खाने के पहले 10 घर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप जाइए, देखिए किसी के घर में खाना ना बना हो उसको लाइए, बुला के मिल बैठ के खाइए। एक मिनट मतलब ये खाइए। सामूहिकता में आप सबकी चिंता कर लें, ये भाव इस्लाम से ही क्यों? क्या नहीं, मैं ये उसका ये बता रहा हूँ कि उसमें है ऐसा, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में लोग आज कर रहे हैं? लोग अगर आ जाता है आदमी कोई बैठा तो सोचता है ये कब जाए तब हम खाना खाएं। ये सब में होना चाहिए ये, और मैं समझ रहा हूँ कि तमाम लोग इसको अपनाते भी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, और या हिंदू हों या जैन धर्म के हों या ईसाई हों, सिख हों, बौद्धिस्ट हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग, तमाम लोग हों। मैं समझ रहा हूँ कि किसी के घर में कोई पहुँचता है तो एक बार वो प्रयास करता है कि अरे कुछ खा लीजिए, आप ले लीजिए या खाना खा लीजिए, पूछता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये एक इंसानियत है, और ये इंसानियत अगर पूरी सब में ज़िंदा रहेगी तो इंसान के अंदर जो जातीय और धार्मिक भेदभाव है निश्चित तरीके से खत्म होगा। कुछ सवाल आपके मंत्रालय से जुड़े समझ में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस पर बातचीत कर ली जाए। एक तो आप शहरी विकास के मंत्रालय को संभाल रहे हैं। लखनऊ की जिस सीट को आप बिलोंग करते हैं, जिस सीट से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसका भी दृश्य अलग सा है कि बहुत सारा भाग ग्रामीण क्षेत्र का है, कुछ भाग शहरी क्षेत्र का है, और दोनों भागों के अपने अलग प्रकार की समस्याएं हैं। निस्तारण भी फिर अलग अलग प्रकार से करना पड़ता होगा। अभी जैसे ये कई बार बात आई कि मोहनलालगंज की सड़कें बड़ी खराब हैं, तो शहर में सड़कों को बनाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की एजेंसी अलग प्रकार के काम करने वाली होती है। तो कैसे इन चीज़ों में बैलेंस करते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में फ़र्क तो ही है। ग्रामीण क्षेत्र में गांव से जुड़ने वाली मेन सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ी जाती। हाईवे भी बने हुए हैं या गांव तक सड़कें बनी हुई, एक गांव को दूसरे गांव से लिंक करना, इस तरह की योजनाएं हैं। और उसमें बरसात वगैरह में जो सड़कें टूटती होती हैं तो उनको रिपेयर कराया जाता है। उसका एक अलग से जो है प्रदेश सरकार कराती, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन सड़कों का गड्ढा मुक्त कराने का हर संभव प्रयास किया जाता है और लगभग पूरी भी हो जाती है। शहरी क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं पड़ती, शहरी क्षेत्र में सीवर लाइन भी पड़नी है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी पड़नी है, टेलीफोन की लाइन भी पड़नी है, बिजली के तार भी पड़ने हैं। तो ये एक अलग अलग चीज़ है। तो ये पहले अलग अलग करते थे। अब मैंने इसको बनाया है कि भाई मैंने जिला प्रशासन से भी मीटिंग किया, डिपार्टमेंट में भी किया कि
अंडरग्राउंड लाइन पढ़नी, सीवर लाइन पढ़नी है, पाइप लाइन पढ़नी, वाटर पानी की लाइन पढ़नी है, बिजली का तार पढ़ना, सारे डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के बैठक कर लीजिए, एक साथ सारी चीज़ें पढ़ जाएँ तो बार बार सड़कें खुदेंगी नहीं, वो ठीक रहेंगी। क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट खोदेगा फिर बनाए तो उनका पैसा भी बचेगा और एक साथ ये चीज़ें पड़ जाएंगी और कम पैसे में और अच्छा मजबूत काम हो जाएगा, बार बार सड़कें नहीं खुदेंगी। तो मेरे पास जो है, हम घर पे 6-7 लोगों को रखे हुए जी। और वो ऐसा नहीं कि कोई पेड वर्कर रखे हैं, सब अपने दीवाने हैं लोग काम के, लोगों को मज़ा आता है लोगों की मदद करने में। अपना पेट्रोल अपना गाड़ी लेके आते हैं, वे खर्च करके आते हैं या टेम्पो ऑटो से आ जाते हैं। सुबह जब बैठते हैं लोगों की समस्याएं सुनना, हल करना, फ़ोन करना, थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल, लोगों की मदद करना। वो जब तक वो लोग नहीं कर लेते या मैं नहीं कर लेता, वो समझते हैं कि कुछ काम नहीं किया। इसलिए मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैं आपको डिफरेंस बताऊं क्या। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जो उत्तर प्रदेश के 20-25 सांसदों से गुट के ग्रुप में बात करते हैं, तो इस बार तो वो बोले कि भाई अपना अपना बचपन से बताओ क्या है। तो मैंने भी बताया कि मैं ऐसे था और CPI से राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, 6 बार चुनाव हारा, तब मैं जीता, तब मेरा 2500 केवल खर्च हुआ और कैसे जनता ने वोट दिया। और फिर मैंने बताया कि मैं कैसे नारे लगाता था। फिर मैंने कहा कि सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। कहने बताइए। मैंने कहा बुरा मत मानिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कम्युनिज्म के वसूल थे, सिद्धांत थे, उनका आपने अपहरण कर लिया। आपने अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। तो वहाँ से मैं कैसे करो। मैंने कहा सर आपने दिया कि सन 2022 तक हिंदुस्तान में अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब है उसका भी आवाज़ मिलेगा। ये तो लड़ाई कम्युनिज्म की थी। हर घर में चूल्हा देना, शौचालय देना, आवास देना, गैस सिलेंडर चूल्हा देना, किसानों को 6000 रुपये किसान निधि सम्मान देना, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देना, इस पीरियड में आप लोगों को तमाम मदद करना, 1 रुपये का बीमा सुरक्षा देना, ये सारी चीज़ें। और जो लोग गरीब तबके के आदमी हैं उनको जीवन ज्योति बीमा के तहत अगर वो भूमिहीन है तो 330 रुपया सरकार जमा कर रही है उनके बीमा का। तो ये सारी सुविधाएं जो आप दे रहे हैं तो ये तो कम्युनिज्म का था। कम्युनिज्म इस पर कर ही नहीं पाया, ना इन नारों को लेके जा पाया। आपने उन सारे नारों का, सिद्धांतों को खुद आपने अपहरण कर लिया और आज उसको प्रैक्टिकल में काम किया। इसलिए आप डॉक्टर अंबेडकर का मिशन, जाति विहीन सोशल विहीन समाज की स्थापना, वो भी आप पूरा कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी में योगी जी या भाजपा के नेतृत्व की सरकार वो पूरा कर रही है। अंतिम व्यक्ति का उदय। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो मिशन अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, वो भी माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तभी चेहरे पे मुस्कान आएगी जब उनके पास रोटी कपड़ा मकान सब होगा। और इसके लिए सारी चीज़ें। अच्छी बात कही। अम्बेडकर जी का भी आपने जिक्र कर दिया और लोहिया जी का भी जिक्र कर दिया। अम्बेडकर जी का जिक्र करते ही हमें याद आती है मायावती। मायावती का राजनीतिक भविष्य आप कहाँ देखते हैं? ये बहन मायावती जी, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के साथ उन्होंने धोखा किया। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के या जो भी डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग थे, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अगड़े वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के हों, जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के वसूलों और सिद्धांतों से वाकिफ़ है, एक तो उनको बहुत छोटा कर दिया। जिसको 20वीं सदी का सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका ने घोषित किया डॉक्टर अंबेडकर को, उनको ये कहते कोटि कोटि दलितों के मसीहा। मैं कह रहा हूँ कोटि कोटि दलितों के मसीहा नहीं, वो कोटि कोटि सर्व समाज के मसीहा थे। वो सबके लिए काम किया। इन्होंने केवल मूर्तियाँ लगाई, डॉक्टर अंबेडकर को माना, डॉक्टर अंबेडकर की एक नहीं मानी। खुद जातिवादी सम्मेलन किए, खुद इन्होंने 9 अगस्त 2008 को रमाबाई अंबेडकर मैदान था, उसमें घोषणा किया था कि मैं अपने से 18 साल, जब तक जिंदा हूँ मैं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब नहीं रहूँ तो अपने से 18 साल कम उम्र के एक लड़के के नाम पार्टी की वसीयत कर रही हूँ। पार्टी नहीं, प्रॉपर्टी हो गई जैसे, पार्टी की वसीयत कर रही हूँ। जो मेरे समाज का है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उनके समाज का कोई दूसरा आदमी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। तब फिर
उनके समाज का दूसरा नहीं बन सकता तो दूसरे समाज में, दलित में ही, शेड्यूल कास्ट में लीजिए, पासी, धोबी, धानु, कोरी, खटीक, मुसहर, इसमें कोई नहीं बनेगा, बैकवर्ड में नहीं बनेगा, अपर में नहीं बनेगा, अदर कोई जो धर्म है उनमें कोई नहीं बनेगा। एक आदमी के नाम उन्होंने उसकी वसीयत कर दी, तो क्यों लोग जुड़ेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के तो विरोध की बात है ये। तो धीरे धीरे लोग अलग हो गए, इसीलिए आज एक सीट जीत करके आई है। लोहिया की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश कहाँ खड़े हैं? लोहिया जी की बात ही कहाँ करते हो? लोहिया जी की बात करते होते तो लोगों को आवाज़ देते। पूरे 5 साल में 18,000 आवास चिन्हित किए उन्होंने, बनाए कि नहीं बनाए? हमारी योगी जी की सरकार ने 5 साल में 4.5 लाख आवास दिए, माननीय मोदी जी की योजना के तहत तो कुछ अपनी योजना के तहत। उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख आवास बने। लेकिन बार बार अखिलेश कहा करते थे कि हमसे केंद्र भेदभाव बरतता है। केंद्र क्या भेदभाव बरतता? भाई केंद्र ने कोई भेदभाव नहीं बदला, आपने वो काम नहीं किया। आप तो केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते रहे। आप आदमी के चेहरे पे मुस्कान लगाने के बजाय, कब्रिस्तान की बाउंड्री जरूरी थी ना, जितने भी कब्रिस्तान थे सब विवादित थे। वो इसलिए नहीं, मुर्दों के चेहरे पे मुस्कान लानी थी, इसलिए बनाने का काम किया। आप बताइए, जितने आवास उन्होंने बनाए, वो बाउंड्री बनवाई, एवरेज में कम से कम 4 आवास बन जाते, बड़े और छोटे मिला करके जो बाउंड्री है। 1 लाख के आसपास उन्होंने बनाए, 4 लाख लोगों को आवास दे देते। बाउंड्री का विवाद क्या था? और आज क्या बाउंड्री का विवाद खत्म हो गया क्या? नहीं, उन्होंने किसी को खुश करने के लिए किया। ये जो काम किया उन्होंने, इसी का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और मैं ये कह रहा हूँ कि लोहिया जी के मिशन को वो नहीं मानते। जब वो अपने बाप की नहीं माने, आदि माननीय मुलायम सिंह जी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा के खुद बैठ गए। आज उनको एक सभासद को टिकट देने का पावर नहीं रखा, और इसलिए आज उनकी हालत, माननीय मुलायम सिंह जी की बहुत दयनीय स्थिति है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो ठीक रहें, सुधरें, उनको ठीक करें, मगर उनकी हालत के इसके जिम्मेदार जो है अखिलेश जी हैं। दूसरा ये जो है, एक एंकर बात कर रहे थे इनसे और सवाल पे सवाल पूछ रही थी वो। इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, एक पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नहीं बोले। क्या बोले? मैं यादव हूँ। आप इंसान बन ही नहीं पा रहे हो, आप अपनी जाति बता करके बता रहे हो मैं फला हूँ। तो इसका मतलब आपके अंदर जातिवाद है। तो जब अपने को जाति से आप प्रेजेंट करोगे तो दूसरों किस जाति का है उसको उस जाति से देखोगे। तो लोहिया जी की विचारधारा के जस्ट खिलाफ है। इसलिए चाहे लोहिया जी का मिशन हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन हो, चाहे संत गाडगे जी का, चाहे कबीर साहब का, महर्षि वाल्मीकि जी का, और चाहे महात्मा बुद्ध का, सबके मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरा करने का। आपकी राजनीतिक यात्रा को लेकर अब हम क्या मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब आपका स्थायी पड़ाव होगा? हाँ, मेरा स्थायी पड़ाव है ये भारतीय जनता पार्टी का, और अंतिम पड़ाव है। इसलिए कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में गया था उन वसूलों को लेकर के जो सुनता था कि करेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई। और अपनी पार्टी बनाई तो उस पार्टी को मैंने जितना चला पाया उसको चलाया, उसकी आर्थिक नीति, सोशल नीति, सारी नीतियों को भी बनाने का काम किया। फिर मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो मेरे ये वसूल हैं, इन वसूलों को लेकर के काम करेंगे। हमारा अपना पारकमा संगठन है, ये संगठन भी हमारा चलता रहेगा। सारी बातें मैंने की और वो इस मेरी बात पर सहमत हुए तो मैं उसमें शामिल हुआ, और आज भी उन बातों पे वो सहमत हैं निश्चित तरीके से। मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं इस समय माननीय JP नड्डा जी हैं, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री भी हैं और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वही हमको लेकर के आए थे। माननीय गृह मंत्री इस समय जो हैं अमित शाह जी, ये या माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोग मेरी बात से सहमत हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि वो जो है अब जो राजनीति कर रहे हैं वो नीति जिससे जनता का राज हो, और उसी नीति के तहत तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं आपका चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाना है तो गरीब से गरीब व्यक्ति आदमी के पास रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए उनको रोज़गार देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, हर बैंक से एक महिला और एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देना,
कौशल विकास मंत्रालय का गठन करके लोगों को कुशल बनाना, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके एक अच्छे। लेकिन मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, लेकिन इन सारी भाजपा की नीतियों की जिसके आप मुरीद हैं, जिन मोदी जी के मुरीद हैं, कहीं उस पार्टी की नीति में आता है वंशवाद का विरोध, और वंशवाद का विरोध करने की वजह से उन्होंने कांग्रेस का पूरा विरोध किया, क्योंकि वहाँ वंशवाद की राजनीति थी। उन्होंने उस पार्टी का भी विरोध किया जो समाजवादी पार्टी थी, क्योंकि वहाँ भी वंश चल रहा था। आप शायद इस मामले में बहुत अपने आप को लकी साबित पाते होंगे। कैसे आखिर यहाँ वंशवाद नहीं दिखता है, जब आपको भी और पार्टी को, जब आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आपकी श्रीमती जी विधायक होती हैं, उसी पार्टी के टिकट से आपके साले साहब भी विधायक होते हैं, यानी इन लोगों को टिकट मिल रहा है, ये वंशवाद नहीं है क्या? वंशवाद की थोड़ी परिभाषा समझनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है। अब उसको मैं एनालिसिस कर दूँ। मुलायम सिंह जी के नाम पर पार्टी, अखिलेश जी के नाम पर पार्टी, अगर ये ना रहें तो समाजवादी पार्टी ख़त्म। लालू जी के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर पार्टी, पार्टी का मतलब यह है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, फिर उनका लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। क्यों नहीं बन पाया शिवपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों नहीं बनाया? ये है वंशवाद। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सोनिया जी, सोनिया से राहुल जी, कोई दूसरा आदमी नहीं है उसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में सभी वर्ग के लोग बन सकते हैं। किसी को टिकट जो दिए जा रहे हैं, जैसे आप मेरे ऊपर उदाहरण दे रहे हैं, ये वंशवाद नहीं है। मैं भी काम करता हूँ, मेरी पत्नी भी पार्टी का काम करती है, मेरे बच्चे भी पार्टी का काम करते हैं। जिनको आप मेरा साला बता रहे हैं वो मेरे साले नहीं हैं। उनके गांव में मेरे भाई की ससुराल है, इस नाते से वो लोग हम लोगों को बहनोई का समझते हैं, और इसकी नाते से वो जो है हम लोगों को हमें जीजा भी कहते हैं। और मैं चुनाव में ये मुझसे पूछा भी गया, उन्होंने पूरा क्लेरिफिकेशन पार्टी ने किया कि नहीं, इनकी बहन के सगे भाई नहीं है, तब उनको टिकट दिया क्योंकि पार्टी में काम करते हो। और मैं जब प्रचार करने गया तो मैंने कहा कि इसका खुलासा कर दिया, हाँ, क्योंकि एक आम मतलब भाजपा का कार्यकर्ता वही समझता है, वो इसलिए कि वो मुझे अपना बहनोई मानते हैं और मेरी वाइफ को दीदी कहते हैं। और मैं जब प्रचार करने गया तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे, आप सब लोग मेरे भाई हो? कहना हाँ। तो मैंने कहा ये तो मुझे जीजा कहते हैं, उस रिश्ते से तो ये मेरे साले लगेंगे, गांव के रिश्ते से। तो कहा हाँ। तो मैंने कहा आपके भी सब साले हुए, ये कि आप लोग भी इनके बहनोई हुए, आपके साले हुए, तो जिताओ अपने साले को। लोग सब हंसे भी और सब झूठे भी। तो वो मेरे सगे साले नहीं हैं, गांव के रिश्ते से मुझे मानते हैं। और आप गांव के रिश्ते में ये बाय द वे है कि वो मेरी ही कास्ट के हैं, हो सकता है मेरी कास्ट के ना होते। तो आप देखे होंगे कि गांव में पड़ोस में कोई आदमी आता है तो दूसरे बिरादर का आदमी भी अगर वो गांव का बहनोई लगता है तो अगर भाई लगते तो उसको बहनोई मानते हैं, वो रिश्ता है, वो मेरे नहीं है। और पत्नी मेरी 24 घंटे काम करती हैं और बेटा भी मेरे 24 घंटे काम करते हैं। और दोनों लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनकी दावेदारी बनती भी थी। पार्टी ने फैसला किया नहीं, पत्नी को लड़ाना है, तो पत्नी लड़ी। बेटे का था वो, तो ये हुआ कि नहीं उनको टिकट दिया जाएगा। दूसरे को ला के पार्टी में हम ही लोगों ने शामिल किया, उनको टिकट दिया, उनको जिता के, इसलिए 5 सीटें हम जीत करके भी आए। तो पार्टी में समर्पित तरीके से काम हम पूरा परिवार कर रहे हैं। और मैंने कहा कि आप इस अपने बच्चों से भी मैं कहता हूँ, पत्नी से भी, पत्नी मेरे बल पे काम नहीं करती, अपने बल पे काम करती है। डिमांड थी, जनता की डिमांड थी कि टिकट उनको दिया जाए, पार्टी की भी डिमांड थी कि उनको जिता के ही हम देंगे तो जिता पाएंगे, वरना नहीं जिता पाएंगे। और इसलिए उनको जो है पार्टी ने टिकट दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो कौशल की पत्नी है, इसलिए कि वो इसके पहले विधायक थी और उसके पहले कार्यकर्ता थी, लगातार वो संघर्षों में साथी रही, आज भी हैं। वो अपने हिसाब से अपना काम देखती हैं पार्टी का सारे, वो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। मेरे बच्चे पार्टी के लिए पूरी तरीके से काम करते हैं। मेरा खुद का जो एक लड़का है अनुसूचित जाति मोर्चे का दोबारा अवध क्षेत्र का प्रदेश का उपाध्यक्ष है, बड़ा वाला लड़का, वो भी पूरी तरीके से सब समर्पित होकर के काम ईमानदारी से करते हैं। आप अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, आपके जीवन का एक बड़ा भावनात्मक पक्ष है और शायद आपने उसको मिशन के रूप में अपना लिया है। जो युवाओं में जो नशा उन्मूलन की बात है, उस पर आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब मैं आपकी दिल्ली आवास गया था तब भी मैंने देखा
कि आप सारे कार्यक्रमों को तिलांजलि देकर बच्चों में, युवाओं में नशा उन्मूलन को लेकर आप एक उनके साथ बैठकर उनको अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, नसीहत दे रहे थे। एक बड़ी बात समझ में नहीं आती, आप केंद्र सरकार में हैं, इस देश में बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, जब नशाबंदी की बात आप करते हैं और ये जानते हुए भी कि नशे से पूरी युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद हो जाती है, स्वयं भी आपका एक अनुभव बड़ा कड़ा रहा है, कोई स्थायी कड़वाहट आपके जीवन में घुली हुई है, वो आपके व्यक्तित्व में अब दिखती भी है कि उस दर्द से और उस पीड़ा से आप गुजरते हैं, हमेशा रहते हैं उसमें। जो नहीं उस पर कहीं एक सार्थक कदम उठता है कि जब पूर्ण नशाबंदी की बात हो तो ऐसे राज्य जहां भाजपा है, कम से कम वहां ये कहा जा सके कि शराबबंदी पूरी तरह से हो जाए। भाई नीतीश ने की ना, आपके भाजपा सरकारें और जगह पर थी, वहां भी कर सकते थे। तो थोड़े से आबकारी के राजस्व के लालच में हम नशाबंदी नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए ऐसा है, ये इसको मैं क्लियर करता हूँ। पहली बात, सरकार कोई भी हो, उसकी तरफ से केवल सरकारी दुकानें शराब की और भांग की, गांजे की दुकान नहीं होती, स्मैक की, ब्राउन शुगर की, अफीम की, ड्रग्स की कोई दुकानें नहीं। सरकार 1977 से 1980 तक हमारे देश में शराबबंदी रही और उस पीरियड में लोग ड्रग एडिक्ट हुए। लोग कोरस की, खांसी की दवा पीने लगे, शराब नहीं मिली, यूरिया खाद डाल करके देसी शराब बनाने लगे, भैंस का इंजेक्शन डाल करके देसी शराब बनाने लगे, लोग मरने लगे। तमाम लोग संजीवनी सुरा पी करके पीने लगे, वो मर गए। ये सब दवाइयों में जिनमें भी अल्कोहल थोड़ा बहुत था। इसके अलावा जो है, तमाम लड़के ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा के खाने लगे। इसलिए शराबबंदी दुकान सरकार की तरफ से बंद हो, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। जहाँ जहाँ बंद हैं, चाहे वो नीतीश जी के यहाँ बिहार में, चाहे वो गुजरात में, आज वहाँ पर भी लोग शराब पी करके मर रहे हैं। कुछ तो रोक लगेगी ना? नहीं लगेगी। मैं क्लियर पूरा इस मामले में क्लियर हूँ। मैं उन लोगों पे काम करता हूँ। मैंने अपने जीवन में नशे की एक बूंद नहीं लिया। भाई शराब की दुकान है तो लोग खरीदेंगे, शराब की दुकानें नहीं होंगी तो ठीक है, विकल्प में दूसरी जगह भागेंगे। हाँ। शराब तो नहीं बिकेगी ना? नहीं, शराब ही बिकेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गांव में लोग कच्ची शराब बनाने लगते हैं, शराब की, अवैध शराब बनने की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी और महंगे रेट पे बिकने लगेगी। मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप जहाँ जहाँ बंद है वहाँ पर भी लोग शराब महंगी खरीद करके और लोग मर रहे हैं, आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, अभी जल्दी की घटना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी नशे की एक बूंद नहीं लिया, न सिगरेट की कस लिया। मेरा बेटा कैसे चला गया दोस्तों के चक्कर में। पहली बार कोई भी नशा शुरू करता है वो मुफ्त में लोग कराते हैं, फिर आदत पड़ती है और फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। उसी का शिकार मेरा बेटा हुआ। इस पर मैंने चिता में आग लगाते समय ये सोचा कि मेरे बेटे ने शुरू कैसे किया भाई। तो ये बात में समझ में आई, तो मैंने ये तय किया कि नशा मुक्ति कराऊंगा और जो नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियां जो नशा नहीं करते हैं उनको नशे की दुनिया में नहीं जाने दूंगा। उनको मुझे रोकना। जो शराब, जो नशा किसी भी प्रकार का करते हैं उनको मैं नहीं रोक रहा, लेकिन वो लोग अपने बच्चों को नशा क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो जानते कि मैं नशे के जाल में फंस गया हूँ, मेरे बच्चे नशे की जाल में ना फंसे, इसलिए उनको नशा नहीं कराते। आप चले जाइए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के तमाम पूरे देश में मिलेंगे जिनकी बेटी भी विधवा है, बहू भी विधवा है, माँ बाप जिंदा है। 70 साल 80 साल के लोग जिंदा हैं, उन बेटी और बहू दोनों विधवा घर में बैठे। आप सोचिए उनके दिल पर। मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। मेरी बहू भी विधवा बैठी है। मेरा पोता जो है उसको नहीं मालूम कि मेरा बाप नहीं है आज इस दुनिया में। मैं इस मुहिम के तहत 18 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक नशा न करने का संकल्प करा चुका हूँ। जो उन लोगों को जो नशा नहीं करते, जिसमें जिनके बच्चों इस आंदोलन में शामिल हुए, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग जो नशा करते थे उनके बाप ने नशा छोड़ दिया, क्योंकि बेटा अपने घर पे लिखा मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार। तो बाप को छोड़ना पड़ा कि मेरी बेइज्जती हो रही मेरे बेटे की, छोड़ना पड़ा। तो ये आंदोलन जो है एक, इसमें मैं आपको कहता हूँ, इसको आप देखिएगा कि शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, सेल्समैन, गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पीता, बियर बेचने वाला बियर नहीं पीता, स्मैक बेचने वाला, अफीम बेचने वाला और आपका ड्रग्स बेचने वाला ये खुद नहीं पीता, ये बिजनेस कर रहा है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है इस देश में, हमारे विदेश की।
यहाँ की नई प्रतिभा को ख़त्म कर देने की, कमज़ोर कर देने की। नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियाँ वो जब नशे के उसमें पड़ जाएंगे तो उनकी प्रतिभा ख़त्म हो जाएगी। मैंने पढ़ा कि राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि सन 1857 से 1947 तक 90 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ने में 6,32,000 लोगों की जान गई, उन्होंने कुर्बानी दी। मगर शराब के नशे के कारण जो एक्सीडेंट, मर्डर, झगड़े होते हैं, उसकी वजह से 10 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश में ख़त्म होते हैं। और पान, पुकार, मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी पीने की वजह से करीब 5 लाख लोग कैंसर से मिलते हैं। 15 लाख लोग परिवार हर साल इस तरह मर रहे हैं। पूरा देश नशे की चपेट में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसके लिए, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 275 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत बनाने का एक अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। अभी आप देख रहे होंगे माननीय अमित शाह जी जब वहाँ गए पंजाब में तो कई सौ क्विंटल ड्रग्स जलाने का काम किया। ये देश एक विदेशी साजिश में फंस गया है, ड्रग्स के उसमें नई पीढ़ी के लड़कों को बर्बाद करने की एक साजिश है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि जो लोग भी नशा करते हैं वो लोग अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, रिश्तेदार के बच्चों को, दोस्तों के बच्चों को नशे से बचाएं और बच्चों की और अपनी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती रखें, मेरी अपील है। और आगामी जो 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, ये नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत मेरी अपील है कि कम से कम 75 लाख लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में 15 अगस्त को झंडारोहण करने के बाद पूरे देश में संकल्प लेंगे नशा न करने का। हालांकि उत्तर प्रदेश में ही इससे ज़्यादा लोग ले लेंगे, पूरे देश में तो कई करोड़ लोग ले लेंगे, लेकिन मेरा टारगेट 75 लाख लोगों का है। और फिर वो हर महीने केवल एक व्यक्ति को जोड़े जो नशा ना करे, एक महीने में जोड़े, उसे भी नशा न करने का संकल्प कराएं। फिर वो एक को जोड़े, ऐसे जोड़ेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, एक साल में एक आदमी के द्वारा 2048 लोग जुड़ जाते हैं। मतलब वो सामाजिक जन जागरूकता के माध्यम से आप चाहते हैं कि लोग वहाँ से दूरी बना लें। नई पीढ़ी के लोग जो नशा नहीं करते वो नशे की दुनिया में न जाएं। धीरे धीरे नशे के कस्टमर ख़त्म हो जाएंगे। नशे के जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो दुकानें ठीक उसी तरह बंद हो जाएंगी जैसे आज जहर के कस्टमर नहीं हैं तो जहर की दुकानें नहीं है। ठीक, तो बहुत अच्छी बात कही। एक सवाल और आता है, आप लखनऊ के ही इस मोहनलालगंज सीट से हैं। लखनऊ जो देश के 100 स्मार्ट सिटी जिनका चयन हुआ उसमें 8वें स्थान पर है। आपको लगता नहीं कहीं अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 8वें से और ऊपर आ जाए? देखिए, जब ये 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहरों का चुनाव करवाया था 100 स्मार्ट सिटी बनाने, अब देखिए जो लापरवाही होती है अधिकारियों की, वो 3 साल लग गए चुनने में, 100 स्मार्ट सिटी 2018 में चुने गए, ठीक, मतलब कंप्लीट हुए। जिस समय चुनना जाना था यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार थी, फिर वो बढ़ी और 2018 तक के ख़त्म हुई तो यहाँ चुने गए। अब जो स्मार्ट सिटी भी चुने गए तो ये पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी कैसरबाग चुना गया, उसको बेहतर बनाना। तो ये जिम्मेदारी अकेली नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मेक इन इंडिया, भारत को बनाइए, आत्मनिर्भर भारत। अकेले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की, शासन की, प्रशासन की, कर्मचारियों की, 4th क्लास कर्मचारियों की, जनता की, मीडिया की, जजेस की, सारे लोगों की जिम्मेदारी है इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना और इस देश को मजबूत खड़ा करना। नैतिकता के आधार पर हमारी जो जिम्मेदारी उसको कितनी जल्दी हम इसको पूरा करेंगे, तो पूरा करने के लिए एक सिस्टम है, वो सिस्टम धीरे धीरे चलता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक गति शक्ति योजना बनाई कि गति पकड़ो, इसको तेज़ करो, जल्दी करो। और इसलिए 2023 तक ये स्मार्ट सिटी पूरे कंप्लीट होने हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कल ही उसका घोषणा किया कि जो 2024 तक जिन लोगों के आवास, सबको आवास मिल जाने थे और 1 करोड़ 22 लोगों को आवास शहरी क्षेत्र में मंजूर किए गए अभी तक के जो डिमांड आई, लेकिन अभी कुछ लोगों को रह गए शहर और देहात में, उनकी सूची बना करके और जल्दी पूरा हो, इसलिए उसकी डेट बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी ने 2024 कर दिया कि ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास अपना निजी घर ना हो और वो पक्का हो, सारी सुविधाएं हों। देश मजबूत होगा तब तो जाके दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। हमारा हिंदुस्तान में एक भी कच्चा घर नहीं, हमारे हिंदुस्तान में सबके घर में बिजली,
हमारे हिंदुस्तान में सब व्यक्ति को रोजगार। तभी तो उन्होंने सारी चीज़ों को योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बनाया। मैं समझ रहा हूँ उसी के लिए नारा उन्होंने दिया, सबका साथ सबका विकास, फिर सबका सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश को मजबूत बनाने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष हमेशा मोदी जी की बातों को सपोर्ट करने के बजाय केवल हमला करते हैं, और वो हमला इस स्तर का करते हैं कि दूसरी तरफ बातों को घुमाने का काम करते हैं। अब कुछ लोगों ने तिरंगे का विरोध करने का काम किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मान लिया कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री जी नहीं होते तब भी ये गोल्डन डायमंड जुबली बनाई जाती ना। 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली, 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली, 75 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली है, उसको नाम दे दिया प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव। हर जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, तालाबों को अमृत सरोवर, मतलब जिससे पानी का लेवल बढ़े, सबको पानी मिले। 2024 तक हर घर में पानी की पाइपलाइन बिछा करके लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना। ये सब ठीक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, शायद आपकी बात से ये निकला है सवाल, और ये अंतिम सवाल भी है। जिस प्रकार की राजनीति हो रही है और विपक्ष विरोध कर रहा है, अब जब कहा जाता है, आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब ये कहता है कि अब हम अगले 40 वर्ष के लिए सरकार रखेंगे, कोई उसमें कहता है हम अगले 50 वर्षों तक के लिए हम सरकार ऐसे ही बना के रखेंगे, कोई ऐसा भी बोलते हैं कि अब अगले 100 वर्ष तक के लिए भाजपा का युग है। ये विपक्ष मुक्त करने की जिस प्रकार की नीति बनाई गई है, विपक्ष तो कहीं ना कहीं जब दबेगा तो प्रतिक्रिया में बोलेगा ही बोलेगा। और ईडी का जिस तरह से उपयोग होता है, जहां अपनी सरकार नहीं है वहां ईडी घूमता है, और ईडी का उपयोग कह लें, और विपक्ष कहता है ईडी का दुरुपयोग। तो कहीं ऐसा तो नहीं दमनात्मक चीजें होती चली जा रही हैं विपक्ष को लेकर? मैं कह रहा हूं विपक्ष अपने किए गए गलत कामों से बचने के लिए सरकार पर, मोदी जी पर ब्लेम लगा रहा है। अगर ईडी आपके यहाँ कुछ पा रही है तो पा क्यों रही है? आपने वो काम किया क्यों? आप नेता हैं। नेता का मतलब है नेतृत्व करना। नेता का काम ये नहीं है कि जितना आपको मिलता है, मान लिया आप एमपी हो गए, एमएलए हो गए। मैं जब एमएलए हुआ तो कुल 8,000 रुपये मिलता था। मैं बिल्डिंग नहीं खड़ा कर पाया, मैं गाड़ियाँ नहीं खरीद पाया, जो खरीदी वो फाइनेंस की कराई। सवाल ये है कि आपके यहाँ ये पैसा क्यों निकल रहा भाई, और वो पैसा कहाँ से आया? तो जहाँ से आया उसका जवाब दीजिए। यही तो ईडी पूछ रही है, और क्या पूछ रही है? उसमें घबराने की क्या बात है? सीधी सी बात। आप ब्लेम लगा रहे हो, पार्टी के लोगों को इकट्ठा कर रहे हो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप राज करते थे अपने अपने हिसाब से। आपको जब मौका दिया गया, जनता ने मौका दिया, तो आपने उस मौके का जनहित में उपयोग क्यों नहीं किया? 4 बार उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार रही, 67 एमएलए थे, 176 एमएलए की बीजेपी ने एक अनुसूचित जाति की महिला को मुख्यमंत्री बना करके एक बड़ा काम किया। फिर दोबारा बनाया, फिर तिबारा बनाया। क्यों? कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा करो। आपने मूर्ति लगाई, मिशन नहीं पूरा किया। अपनी मूर्ति लगाई, अंबेडकर साहब की लगाई, काशीराम जी की लगाई, आपने वो प्रतिमाएं लगाई, आपने मिशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आपका पीछा कौन छोड़ा? जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते थे दिल से और मिशन को मानते थे, वही तो तुम्हारा साथ छोड़ के चले गए। तब तुम एक सीट उत्तर प्रदेश में रह गई। आज उस मिशन को अगर बीजेपी पूरा कर रही है, जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने में जाति सूचक टाइटल लगाने पर रोक लगा रखी कि हम अपनी जाति का प्रचार नहीं करेंगे। हम एक समाज हैं, हम इंसान बनेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम फला हैं, जाति सूचक टाइटल पे रोक लगाओ नहीं। उन्होंने तो ये जाति विहीन समाज, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन, शोषण विहीन समाज, जो उनका शोषण हो रहा था, लोगों को आवास मिल रहा, शौचालय मिल रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं। कोई भी व्यक्ति भूखा इस पीरियड में नहीं कह सकता। आज भी 80 करोड़ जनता को 30 सितंबर तक मुफ्त में राशन हमारी सरकार दे रही है। आपको लगता है कि मतलब जो मिशन आपने अपना लिया है वो अंबेडकर का मिशन भी आत्मसात कर लिया है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी वही काम कर रहा है जो अम्बेडकर जी सोचा करते थे, और इस आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता करें कि हम अगले 40 और 50 वर्षों के लिए शासन करेंगे ही करेंगे, ये बात आपको अक्षरशः सत्य लग रही है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जनता के हित का काम, मैं आपको बताऊं एक पीड़ा, 2019 की बात है, तभी एमपी का चुनाव नहीं हुआ था और होली पड़ गई। होली मिलन वाले दिन जो है एक आदमी आया पान वान खाए हुए, एज रही होगी 60 साल की। मैंने पूछा क्या है भाई, पान वान बहुत खाए हो, क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो? तो फिर वो रुंधा हो गया, जरा देर उसके आँख में आंसू आ गया। मैंने हुआ क्या? मैं फिर सीरियस हो गया, मैंने क्या हो गया भाई? कहने भैया अगर मोदी जी ना होती तो घर में गुजिया ना बनती। हम कहा क्या मतलब, मोदी जी ने क्या कर दिया? कहा मोदी जी का 2000 रुपया जो खाते में आ गया उससे हमारे घर में गुजिया बन गई। ये एक व्यक्ति की मैं पीड़ा बता रहा हूँ। आप सोचिए जो जरा कि पीड़ा कैसी होती है आदमी की, जिसके पास प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री जी ने पात गृहस्थी योजना लागू की, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल 80% जनता को, अंत्योदय कार्ड वालों को फ्री, बाकी 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल 79% जनता को, अंत्योदय मिला लें तो 80% जनता को। आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन अभी दे रही है हमारी सरकार। वो वोटर है, कौन बड़ा आदमी, कितने लोग वोट डालने जाते हैं। मेरे पास तो एक IAS की पत्नी आई, उन्होंने कहा पूरी ज़िंदगी में वोट ही मैं कभी नहीं डालने की, मुझे तरीका ही नहीं मालूम वोट डालने का। मैं सोचती थी कि मेरा कभी काम नेताओं से पढ़ने वाला नहीं, उनका एक काम पड़ गया तो उनका काम मैंने किया। तब उन्होंने हाथ जोड़ के मुझसे कहा भाई साहब अब की मैं वोट जरूर डालने जाऊंगी, वो आपको दूंगी, मैंने अब तक वोट मेरे यहाँ कोई नहीं डालेंगे। कहा नहीं वोट डालना तो सीख लो पहले। हाँ तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो वोट डालने जाते लाइन में लग करके, भूखे खड़े रह कर, प्यासे खड़े रह करके जो वोट डालते हैं, उनके दिल में है कि अगर मोदी जी हैं तो हमको सुविधाएं मिलेंगी। ये सुविधाएं अगर हमको नहीं प्राप्त करना है तब हम बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो चिंतक हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि आने वाले कई दशक तक हमारी का मतलब जनता की सरकार रहेगी। इसलिए पार्टी ने कहा कि सेवा ही संगठन है। हमारी पार्टी जो है वो सेवा ही संगठन के तहत काम करती है, लोगों को कंटिन्यू काम करने का काम करती है। बहुत आभार। और जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे कौशल किशोर जी, चाहे वो कम्युनिज्म की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार की बात हो, चाहे बसपा की बात हो, चाहे मायावती की बात हो, और चाहे अखिलेश यादव की बात हो, और यहाँ तक कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों की बात हो, जिस प्रकार से मुखर और प्रखरता से आप अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, ये भी इनके अपने व्यक्तित्व का एक अलहदा विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। आज आप दैनिक भास्कर के कार्यालय में आए, हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार।